पिछले वीडियो में हमने गोल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू फ्राइरे शुरू किया था। ये कह रहे हैं कि शिक्षा एक रेवोल्यूशनरी फोर्स है। वो कह रहे हैं कि जो सोशल एट्रोफी है, उसने कल्चर ऑफ साइलेंसेस को जनरेट किया है। एट्रोफी का सेंस यहाँ पर अकर्मण्यता से है कि समाज में यथास्थिति बनी हुई है। एक कल्चर ऑफ साइलेंसेस जो है वो प्रिवेल कर रहा है। उसके अगेंस्ट जब तक लड़ाई के लिए शिक्षा जागरूक नहीं करती, वो रियल शिक्षा नहीं है। वो कह रहे हैं अल्टीमेटली ये एक मुक्ति का द्वार होना चाहिए दोनों के लिए। जिसको दबाया जा रहा है उसको तो मुक्ति की आवश्यकता है ही, बट जो दबा रहा है, जो ऑपरेसर है, जो शोषक है, वो भी अपने शोषण की परंपरा में कैद है, उसको भी मुक्ति की ज़रूरत है। तभी एक ह्यूमनाइज्ड वर्ल्ड और एक ह्यूमनाइज्ड यूनिवर्स का जो सपना है वो साकार किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, उनका विचार था कि कोई एजुकेशनल सिस्टम न्यूट्रल नहीं होता, हर का एक पॉलिटिकल इंटेंट और कंटेंट होता है। वो कहते हैं कि जो लिटरेसी टीचर है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल एजुकेटर है, जो एडल्ट्स को अपनी वास्तविकता के बारे में ही लिखना पढ़ना सिखाता है, उनको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इनकरेज करता है उस दुनिया के बारे में जिसमें वो रहते हैं, ताकि उस दुनिया को वो बदल सकें उस अवेयरनेस का इस्तेमाल करके। फ्रेरे की एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वो उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन वर्सेस प्रॉब्लम पोजिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अक्सर आता है कि बैंकिंग एजुकेशन और प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन किसने दिया, तो आपको आंसर के रूप में पॉलो फ्रेरे का जिक्र करना होगा। बैंकिंग टाइप ऑफ एजुकेशन जो टिपिकल एजुकेशन होती है, जहाँ पर ये माना जाता है कि विद्यार्थी खाली घड़ा है और जो शिक्षक है वो ज्ञान का सागर है जो उस घड़े को अपने ज्ञान से भर देता है। इस तरह की शिक्षण व्यवस्था में कभी भी सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि एक ख़ास तरीके का मटेरियल जो टीचर को लगता है पढ़ाया जाना चाहिए वो पढ़ाया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की कोई जगह नहीं होती है, कोई वजह भी नहीं होती, और जो यथास्थिति है वही सदियों सदियों तक बनी रहती है। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन एक ऐसी एक्ट ऑफ लर्निंग है जिसमें टीचर और लर्नर दोनों एक डायलॉग में इंगेज होते हैं, और प्रॉब्लम्स को की आइडेंटिफिकेशन से लेकर के उसको समझने तक और उस पर एक्शन लेने तक दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके पीछे जम्पशन ये है कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता, कोई अकेला भी सीख नहीं सकता, लोग एक साथ मिलकर सीखते हैं, अपने आसपास की दुनिया को एक साथ समझते हैं और एक साथ ही एक्शन लेते हैं। यदि हम कंपेयर करें तो बैंकिंग में जो है वो डायलॉग रजिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम पोजिंग में डायलॉग बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। बैंकिंग एजुकेशन में विद्यार्थी ऑब्जेक्ट्स के रूप में जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत है, प्रॉब्लम पोजिंग में वो एक्टिव सब्जेक्ट हैं और और इस शिक्षा का उद्देश्य क्रिटिकल थिंकर को डेवलप करना है। बैंकिंग एजुकेशन में ह्यूमन बीइंग को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाता है। प्रॉब्लम पोजिंग में हिस्टोरिसिटी ही स्टार्टिंग पॉइंट है। उनका ये मानना है कि जो विद्यार्थी हैं, जो लर्नर हैं, वो एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में है और उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे तब तक उनकी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगी और प्रैक्टिस डेवलप नहीं होगी जो वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज और ट्रांसफॉर्म करती है। बैंकिंग एजुकेशन ये मान के चलती है कि शिक्षा परमानेंट है, बट प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन मानती है कि शिक्षा एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो अनफिनिश्ड है और रियलिटी कंप्लीटली अननोन है। तो बोल रहे हैं कि जब तक तो रियलिटी को पूरी तरह जान नहीं लेते और ह्यूमन बीइंग की जो प्रकृति है वो पूरी तरह अनफिनिश्ड नहीं रहती, जो बोलते हैं वो कभी नहीं रहेगी, तो चूंकि इसकी प्रकृति अनफिनिश्ड रहती है तो इसलिए शिक्षा की यात्रा भी ऑनगोइंग है और हमेशा चलती रहती है। तो एक तरह से देखें तो बैंकिंग एजुकेशन रिएक्शनरी है, जबकि प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन रेवोल्यूशनरी है। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की। फेजेस से का यहाँ तात्पर्य है लिटरेसी मेथड से भी आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन लिटरेसी के मेथड
कौन कौन से हैं। कई स्टेप्स की बात करते हैं। ये बहुत डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है और इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। फेज 1 में यदि हम देखें तो फ्रायरे का मेथड ये है कि वो इन्वेस्टिगेटर्स को, वॉलंटियर्स को, स्टूडेंट्स के सिचुएशन को, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए उनके इलाके में भेजेंगे जहाँ वो फील्ड वर्क करें, ताकि उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटी है उसको समझें। इस फील्ड वर्क का दूसरा उद्देश्य होता है कि जो क्योंकि लिटरेसी में हम शब्द सिखाते हैं, फ्रायरे कहते हैं कि जो शब्द हैं वो टीचर की तरफ से नहीं आएंगे, वो जो शब्द हैं वो लर्नर की तरफ से आएंगे। क्योंकि जो एडल्ट लिटरेसी का प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो शब्द हैं उसका जो सोर्स है वो लर्नर होना चाहिए, उनके यूनिवर्स से निकले हुए शब्द होने चाहिए। जैसे अभी आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल लें तो जब हम बच्चों को फूलों के नाम सिखा रहे होते हैं तो हम उनको सिखा रहे होते हैं डैफोडिल, हम उनको सिखा रहे होते हैं ग्लैडुलस। तो अब देखें, हम उन फूलों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका बच्चों के पर्यावरण से कोई लिंक नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो विद्यार्थियों के इन्वायरमेंट से निकल कर आते हैं, उनकी कहावतें, उनके रूपक, उनके मेटाफर्स, वो जो इस्तेमाल करते हैं उनको कलेक्ट करना जो पहला स्टेप है, और उनकी सिचुएशन को समझना, ये लिटरेसी ट्रेनिंग का प्रॉब्लम पोजिंग मेथड का इस्तेमाल करके पहला फेज़ है। फेज़ 2 में अब उन थीम्स को, उन कीवर्ड्स और थीम्स को सेलेक्ट करते हैं जिनका एक्चुअल लिटरेसी में प्रयोग होगा। क्योंकि फेज़ 1 में तो बहुत सारे शब्द इकट्ठे हो गए, अब उन सारे शब्दों का लिटरेसी ट्रेनिंग में इस्तेमाल नहीं करना है। वो कहते थे कि हम 3 आधारों पर उनमें से काम के शब्द चुनेंगे। एक, उनमें फोनीम्स जो हैं वो किस तरीके के हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उनकी कितनी है, डिफ़िकल्टी का लेवल क्या है, और उन शब्दों का या उन शब्दावलियों का प्रैक्टिकल कंटेंट क्या है। उन शब्दावलियों से उनको अपने सिचुएशन की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रियलिटी को समझने की, डिकोड करने में कितनी मदद मिलेगी। जैसे वो शब्द जो चुनेंगे वो शब्द होगा स्लम, वो शब्द होगा डोमिनेशन, वो शब्द होगा अंडर डेवलपमेंट। मतलब वो ऐसे शब्द होंगे जिन शब्दों में वहाँ की सिचुएशन कोडिफाइड होगी, और उन शब्दों को, जैसे मैंने जैसे स्लम वर्ड यूज़ किया, पोर्चुगीज़ में स्लम के लिए वर्ड है फावेला। तो फ्रेयरे के लिटरेसी मेथड में फावेला एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम के रूप में जनरेट हुआ है, क्योंकि वो फावेला में जो आप देखें कि फोनीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 3 ध्वनियाँ इसमें फावेला, तो फोनीम की भी अवेयरनेस हो रही है, और स्लम के पीछे अपने आप में एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को समझने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल और व्हीकल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जो मैंने शायद पहले भी आपसे डिस्कस किया है, वो फ्रेयरे जो हैं वो सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं ए लुक्स एट एन एप्पल। उनके लिए प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, ये बैंकिंग मेथड है, ए फॉर एप्पल। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन में इफ़ दे आर चूजिंग द वर्ड एप्पल, वो ये देखेंगे कि एप्पल उगा कौन रहा है, उगवा कौन रहा है, खा कौन रहा है, कमा कौन रहा है। एप्पल के पीछे की पूरी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था है वो जब तक क्लैरिफाई नहीं होती तब तक एप्पल शब्द का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। और वो तो ये भी कहेंगे कि यदि जिस समाजों में एप्पल उगाने की कोई परंपरा नहीं है, वहाँ एप्पल शब्द को भी लिटरेसी में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फेज़ 2 के बाद फेज़ 3 है, जहाँ पर ये जो शब्द निकल कर आते हैं उनको कोडिफाई किया जाता है जेनरेटिव थीम्स में। जेनरेटिव का आइडिया ये है कि एक ऐसा शब्द हो जिनसे कि कई और शब्द बनते हों। उन्हीं शब्दों को उन्होंने चुना ताकि जो लर्नर्स हैं उनको हम नए शब्द बनाना भी
सिखा सकते हैं। तो कोडिफिकेशन का मतलब है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ड्राइंग के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, स्लाइड के थ्रू। और वो जो कोडिफाइड वर्ड है जिसमें कि उनकी सिचुएशन कोडिफाई होती है, वही इश्यूज ऑफ डिस्कशंस को समराइज करता है और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए टूल के रूप में डेवलप होता है, और साथ ही में लर्नर्स को लिखना पढ़ना भी सिखाता है। चौथे चरण में अब एजेंडा डेवलप किए जाते हैं कोऑर्डिनेटर्स के लिए। कोऑर्डिनेटर्स वो लोग हैं जो फील्ड में जा कर के फार्मर्स को, इलिटरेट लोगों को लिटरेसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसको उन्होंने कल्चरल सर्कल्स कहा है। जो सीखने वालों का ग्रुप है उसके लिए कल्चरल सर्कल्स यूज़ किया है। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप होता है, कोऑर्डिनेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें खासकर नई एटीट्यूड, खासकर कि डायलॉग मेथड ऑफ टीचिंग क्या है उसके बारे में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उनके एटीट्यूड को चेंज करने, बनाने की पे फोकस किया जाता है। अगले स्टेज में एजुकेशनल मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है। अलग अलग तरीके के कार्ड्स जनरेटिव थीम्स वाले होते हैं, जिसमें फोनीमिक फैमिलीज़ के आधार पर उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको इलस्ट्रेट करते हैं, जो कि सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसा मैंने कहा, वो एक पूरे का पूरा कोड होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी को दिखाता है। अगले चरण में इस मटेरियल को ले जाया जाता है कल्चरल सर्कल के पास, ताकि वो उसको डिकोड कर सकें, उस विजुअल के द्वारा शब्दों तक पहुँचें, उन शब्दों से अपनी वास्तविकता को समझें, नए शब्द बनाना सीखें, शब्दों में और सिचुएशंस में लिंक बिठाना सीखें, शब्दों को तोड़ के सिलेबल्स और फोनीम के लेवल तक ले जाना सीखें, और उनसे उनको कंबाइन करके नए शब्द बनाना सीखें। तो अब देख रहे हैं कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके का अप्रोच था। अब हम डायलॉग पे आते हैं। ये जो पहला बुलेट पॉइंट है वो फ्रेरे से नहीं लिया गया है, ये मैंने अपनी तरफ से डाला है ताकि आप इसकी बैकग्राउंड को समझ सकें। देखो, टिपिकली कहा गया है डायलॉग को मोनोलॉग से कंट्रास्ट करते हैं। मोनोलॉग एकालाप, डायलॉग वार्तालाप, दो लोगों की बात। मोनो मतलब एक, DI, डाय मतलब 2। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये DI नहीं है, DIA है। यहाँ पर 2 के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ है, 2 के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ है, बिटवीन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू one idea of dialogue, it is not between two person, it is, these are words, logos का अर्थ है words है, words passing through, flowing between। इसमें कोई एक डोमिनेट करने वाला नहीं है। तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे कहीं मिली, उन्होंने कहा रियल जो डायलॉग है इसमें सेंटर होता है जिसके अराउंड डिस्कशन होती है, न कि साइड्स। दो पक्षों के बीच डायलॉग नहीं है। तो डायलॉग को आपने इस अर्थ में समझना है। फ्रेरे डायलॉग को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं, और आप इनकी जो डायलॉग का जो बेसिक इनकी डेफिनेशन है वो आप देखें कितनी गहरी है। वो कह रहे हैं डायलॉग इज द एनकाउंटर बिटवीन मेन mediated by the world in order to name the world। नेम द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? रियलिटी को समझना। रियलिटी को समझने के लिए दो लोग, इसमें एक एरर है, मैं एरर इसको ठीक कर दूं, पहले हम फिर आगे बढ़ते हैं। मेडिएटेड बाय द वर्ड है, डायलॉग इज एन एनकाउंटर बिटवीन मैन mediated by the word in order to name the world। तो दुनिया को समझने के लिए जब दो लोग शब्दों का इस्तेमाल करके उनके आदान प्रदान के द्वारा वास्तविकता को एक साथ समझते हैं ताकि उनको बदलने के लिए एक्शन लिया जा सके, इस प्रक्रिया को फ्रेरे जो है वो डायलॉग कहते हैं। डोमिनेटर को डोमिनेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उससे वो शब्दों का अधिकार छीन ले, एक्सप्रेशन को कम कर दे, ताकि वो अपने विचार विकसित नहीं कर पाए, क्योंकि यदि अपने विचार विकसित कर लेंगे तो डोमिनेटर उनको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ये मानते हैं कि रियल जो रेवोल्यूशन है वो डायलॉग के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो क्रांति है वो लीडर के द्वारा नहीं होती, न ये लोगों के द्वारा होती है, बट दोनों के मिल करके एक साथ, सॉलिडारिटी के साथ, एकजुटता के साथ
डायलॉग में इंगेज होने के बाद ही हो सकती है। तो इनके लिए डायलॉग टीचिंग लर्निंग का, डायलॉग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। डायलॉग के लिए कहते हैं कुछ शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त है प्रेम। वो कहते हैं कि दीदी दुनिया के प्रति, एक दूसरे के प्रति, जीवन के प्रति, मनुष्यता के प्रति प्रेम नहीं है तो कभी भी डायलॉग में एंटर नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज कहते हैं ह्यूमिलिटी। ये बोलते हैं कि दुनिया को समझना एरोगेंस का काम नहीं है, ह्यूमिलिटी का काम है। पहले तो वहां से शुरुआत होगी कि हम दुनिया को नहीं समझते हैं। इस एक्सेप्टेंस के साथ जो ह्यूमिलिटी डेवलप होती है उसी से हम डायलॉग में इंगेज कर सकते हैं। ये दो ऐसे पक्षों के बीच की बातचीत है, यदि उनमें ह्यूमिलिटी नहीं है, यदि उनमें एरोगेंस है, तो कभी भी रियल सेंस में डायलॉग हो ही नहीं सकता। फिर ये कहते हैं इंटेंस फेथ। ह्यूमन बीइंग में फेथ, अपने आप को समझने और उसको बदलने की क्षमता में फेथ, क्रिएट और रिक्रिएट करने में फेथ, इंसान बने रहने में फेथ। ये जब तक नहीं है तब तक डायलॉग में इंगेज नहीं किया जा सकता। फॉल्स लव, फॉल्स ह्यूमिलिटी, फीबल फेथ, इससे हम कभी भी ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। होप, ये बोल रहे हैं कि यदि होप नहीं है परिवर्तन का तो डायलॉग की हमको कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा, तो इंगेज करने की तो बात ही अलग है। वो ये कह रहे हैं कि जो डिह्यूमनाइजेशन हुआ है हिस्टोरिकली, वो एक अन्याय पर आधारित व्यवस्था की वजह से हुआ है जिसने लोगों में हताशा और निराशा भरी है, न कि होप। तो वो कह रहे हैं कि यदि डायलॉग करने वालों को लगता है इससे कुछ भी निकल कर नहीं आएगा, यदि ये होप ही नहीं होगा, तो कोई भी वो डायलॉग में इंगेज ही नहीं करेंगे। फिर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यदि नहीं है तो डायलॉग पॉसिबल नहीं है। थिंकिंग जो है वो रियलिटी को एक बदलती हुई स्थिति के रूप में देखता है, न कि रुकी हुई स्थिति के रूप में। तो डायलॉग के थ्रू ही क्रिटिकल थिंकिंग में इंगेज किया जा सकता है, और क्रिटिकल थिंकिंग से इंगेज होने पर ही क्रिटिकल थिंकिंग की जो क्षमता है वो हमारी विकसित होती है। तो ये तो डायलॉग के लिए प्री रिक्विजिट है। एंटी डायलॉजिकल मेथड क्या है और डायलॉजिकल मेथड क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।